हमारे आज के विश्लेषण का विषय है भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, खासतौर पर 1813 से 1857 के बीच का वो दौर। हमारे पास जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि कैसे कुछ ही दशकों में अंग्रेजों ने अपनी पकड़ को मजबूत किया। बिल्कुल। हम दो मुख्य चरणों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पहला, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में मराठों की शक्ति का अंत, और दूसरा, सिंध और पंजाब जैसे बचे हुए स्वतंत्र राज्यों पर कब्जा करके ब्रिटिश सत्ता का सुदृढ़ीकरण। तो चलिए इस बात की गहराई से पड़ताल करते हैं कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत की कई शक्तियों में से एक थी, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की निर्विवाद सर्वोच्च शक्ति बन गई। चलिए मराठों से शुरू करते हैं। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध ने उनकी शक्ति को तोड़ दिया था, लेकिन स्रोत कहते हैं कि उनका जज्बा नहीं टूटा था। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने 1817 में आजादी पाने की एक आखिरी कोशिश की। इसकी अगुवाई कौन कर रहा था? इसकी अगुवाई पेशवा ने की, जो ब्रिटिश रेजिडेंट द्वारा लगाए गए कड़े नियंत्रण से बहुत नाराज थे। उन्होंने मराठा प्रमुखों का एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश की। और उन्होंने क्या कदम उठाए? स्रोत बताते हैं कि पेशवा ने नवंबर 1817 में पूना में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला किया। नागपुर के अप्पा साहिब ने नागपुर की रेजिडेंसी पर हमला किया और माधवराव होलकर ने भी युद्ध की तैयारी की। यह एक संगठित प्रयास लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने बहुत तेजी और कह सकते हैं ताकत से जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने सिंधिया को ब्रिटिश आधिपत्य स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और फिर पेशवा, भोंसले और होलकर की सेनाओं को हरा दिया। इस हार का मराठा सरदारों पर क्या असर हुआ? परिणाम बहुत गंभीर थे। पेशवा को गद्दी से हटा दिया गया और कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अच्छा? उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का विस्तार किया गया। होलकर और भोंसले ने सहायक संधि यानी सब्सिडियरी फोर्सेस को स्वीकार कर लिया। पेशवा की भूमि से सतारा का एक छोटा राज्य बनाया गया और उसे छत्रपति शिवाजी के वंशज को दे दिया गया। अच्छा, एक तरह से दिखाने के लिए। बिल्कुल, लेकिन ये शासक पूरी तरह से अंग्रेजों पर निर्भर था। संक्षेप में, अन्य भारतीय शासकों की तरह मराठा प्रमुख भी अब ब्रिटिश सत्ता की दया पर निर्भर थे। और राजपूताना राज्यों का क्या हुआ, जिन पर दशकों से सिंधिया और होलकर का प्रभुत्व था? मराठों के पतन के बाद उनमें अपनी स्वतंत्रता को फिर से स्थापित करने की वो ऊर्जा ही नहीं बची थी और उन्होंने आसानी से ब्रिटिश वर्चस्व को स्वीकार कर लिया। तो 1818 तक भारत का नक्शा कैसा दिखता था? 1818 तक पंजाब और सिंध को छोड़कर लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। कुछ हिस्से पर सीधे अंग्रेजों का शासन था और बाकी पर भारतीय शासकों का, जिन पर अंग्रेजों की सर्वोच्च शक्ति यानी पैरामाउंट पावर थी। इन राज्यों के पास वस्तुतः अपनी कोई सेना नहीं थी, ना ही कोई स्वतंत्र विदेश संबंध थे। उन्हें अपने ही क्षेत्रों में तैनात ब्रिटिश सेनाओं के लिए भारी भुगतान करना पड़ता था, जो उन पर नियंत्रण रखती थीं। मतलब अपनी ही कैद के लिए पैसे देना? हाँ, कुछ वैसा ही। वे आंतरिक मामलों में स्वायत्त थे, लेकिन इस मामले में भी वे एक रेजिडेंट के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता को स्वीकार करते थे। वे एक तरह से, स्रोत के शब्दों में कहें तो, स्थायी परिवेक्षा या परपेचुअल प्रोबेशन पर थे। ठीक है, तो 1818 के बाद सिर्फ सिंध और पंजाबी बचे थे। अब हम सत्ता के सुदृढ़ीकरण के दौर में प्रवेश करते हैं। चलिए सिंध से शुरू करते हैं। स्रोत कहते हैं कि सिंध पर कब्जे का कारण यूरोप और एशिया में बढ़ती आंग्ल रूसी प्रतिद्वंद्विता थी। ये थोड़ा अजीब लगता है। यूरोप की राजनीति का सिंध पर कब्जे से क्या लेना देना था? यह उस ग्रेट गेम का हिस्सा था। अंग्रेजों को डर था कि रूस अफगानिस्तान या पारस के रास्ते भारत पर हमला कर सकता है। अच्छा। इसका मुकाबला करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान और फारस में अपना प्रभाव बढ़ाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि ये नीति तभी सफल हो सकती है जब सिंध उनके नियंत्रण में हो। और सिंधु नदी की व्यावसायिक संभावनाएं? वो एक अतिरिक्त आकर्षण थे। तो उन्होंने ये कैसे किया? क्या ये एक अचानक हमला था? नहीं, ये एक क्रमिक प्रक्रिया थी। 1832 में एक संधि द्वारा सिंध की सड़कों और नदियों को ब्रिटिश व्यापार के लिए खोल दिया गया। फिर 1839 में सिंध के प्रमुखों, जिन्हें अमीर कहा जाता था, उनसे एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाए गए। और आखिरकार 1843 में, पिछले आश्वासनों के बावजूद कि इसकी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाएगा, सर चार्ल्स नेपियर द्वारा एक संक्षिप्त अभियान के बाद सिंध पर कब्जा कर लिया गया। यहाँ नेपियर की डायरी का एक बहुत ही दिलचस्प उद्धरण है।
हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे और ये एक बहुत ही फायदेमंद, उपयोगी और मानवीय धूर्तता होगी। ये तो अविश्वसनीय रूप से स्पष्टवादी है कि इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें 7 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिली थी। 7 लाख? हाँ, ये साम्राज्यवाद के पीछे व्यक्तिगत वित्तीय प्रोत्साहनों को उजागर करता है। अब इस पहेली के आखिरी हिस्से पर आते हैं। पंजाब। महाराजा रणजीत सिंह के अधीन ये एक शक्तिशाली साम्राज्य था। अंग्रेजों ने तो 1809 में उनके साथ शाश्वत मित्रता की संधि भी की थी। फिर क्या बदला? बदला ये कि जून 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता और सरकारों में तेजी से बदलाव हुए। स्वार्थी और भ्रष्ट नेता सामने आए। अंततः सत्ता बहादुर और देशभक्त लेकिन पूरी तरह से अनुशासनहीन सेना के हाथों में आ गई। अच्छा। इस स्थिति ने अंग्रेजों को सतलुज के पार उस क्षेत्र को लालच की दृष्टि से देखने पर मजबूर कर दिया। तो क्या अंग्रेजों ने सेना को उकसाया? उन्होंने कौन सी विशेष कार्यवाहियां की? हाँ, 1845 के पतझड़ में अंग्रेजों ने कई उकसावे वाली कार्रवाइयां की। खबरें पहुंची कि पुल बनाने के लिए नावें बॉम्बे से सतलुज पर फिरोजपुर भेजी गई हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिकों के लिए बैरक बनाए गए और अतिरिक्त रेजिमेंट भेजी जाने लगी। तो पंजाब की सेना को यकीन हो गया कि अंग्रेजों का इरादा कब्जा करने का है। जब उन्होंने सुना कि कमांडर इन चीफ लॉर्ड गफ और गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग फिरोजपुर की ओर मार्च कर रहे हैं, तो उन्होंने हमला करने का फैसला किया। बिल्कुल। इस तरह 13 दिसंबर 1845 को युद्ध की घोषणा हो गई। स्रोत बताते हैं कि विदेशी खतरे ने हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को तुरंत एकजुट कर दिया। बिल्कुल। पंजाब की सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन उनके कुछ नेता पहले ही देशद्रोही हो चुके थे। देशद्रोही कौन? प्रधानमंत्री राजा लाल सिंह और कमांडर इन चीफ मिसर तेज सिंह। ये दोनों गुप्त रूप से दुश्मन के साथ पत्र व्यवहार कर रहे थे। कमाल है। इस विश्वासघात के कारण पंजाब सेना को हार स्वीकार करनी पड़ी और 8 मार्च 1846 को लाहौर की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। उस संधि की शर्तें क्या थीं? शर्तें बहुत कठोर थीं। अंग्रेजों ने जालंधर दोआब पर कब्जा कर लिया। जम्मू और कश्मीर को राजा गुलाब सिंह डोगरा को 50 लाख रुपए में सौंप दिया गया। बेच दिया गया? एक तरह से हाँ। पंजाब की सेना को घटाकर 20,000 पैदल और 12,000 घुड़सवार कर दिया गया और लाहौर में एक मजबूत ब्रिटिश सेना तैनात कर दी गई। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, एक और संधि हुई थी। हाँ, 16 दिसंबर 1846 को एक और संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंट को राज्य के हर विभाग के सभी मामलों पर पूरा अधिकार दे दिया। मतलब पूरी तरह से नियंत्रण। जी। अंग्रेजों को राज्य के किसी भी हिस्से में अपनी सेना तैनात करने की अनुमति मिल गई। पंजाब अपनी स्वतंत्रता खोकर एक अधीनस्थ राज्य बन गया। लेकिन इतना भी काफी नहीं था। अंतिम विलय क्यों हुआ? क्योंकि भारत में ब्रिटिश अधिकारियों का आक्रामक साम्राज्यवादी वर्ग अभी भी असंतुष्ट था। वे पंजाब पर सीधा ब्रिटिश शासन चाहते थे। उन्हें 1848 में मौका मिला, जब स्वतंत्रता प्रेमी पंजाबियों ने कई स्थानीय विद्रोह किए। इनमें से 2 प्रमुख विद्रोह मुल्तान में मूलराज और लाहौर के पास चतरसिंगा टारीवाला के नेतृत्व में हुए। और लॉर्ड डलहौजी ने इस मौके का फायदा उठाया। बिल्कुल। पंजाबियों को एक बार फिर निर्णायक रूप से हराया गया। लॉर्ड डलहौजी ने इस अवसर का लाभ उठाकर पंजाब का विलय कर लिया। इस प्रकार भारत का अंतिम स्वतंत्र राज्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में समा गया। तो लगभग 40 वर्षों में 1813 से लेकर 1840 के दशक के अंत तक भारत का पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। मराठों से लेकर सिंध के अमीरों और पंजाब के सिख साम्राज्य तक हर स्वतंत्र शक्ति को अधीन कर लिया गया। ये सैन्य श्रेष्ठता, कूटनीतिक चालाकी और भारतीय राज्यों की आंतरिक प्रतिद्वंदिता और कमजोरियों का फायदा उठाने का एक संयोजन था। बिल्कुल। और इन सब के पीछे रणनीतिक भय और आर्थिक लालच दोनों से प्रेरित एक साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी। बिल्कुल। सिंध और पंजाब की कहानियां इस प्रक्रिया के विशेष रूप से कह सकते हैं कि रेवलेटर यानी खुलासा करने वाले उदाहरण हैं। श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। इन स्रोतों में कुछ भारतीय नेताओं द्वारा किए गए विश्वासघात का विस्तार से वर्णन है। ये एक सवाल उठाता है जिस पर विचार किया जा सकता है। अंग्रेजों की सफलता में उनकी अपनी ताकत का कितना हाथ था और भारतीय राज्यों के भीतर की फूट और विश्वासघात ने इसे कितना संभव बनाया।